नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा से संबंधित एक विशेष श्रृंखला का संचालन किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम पुराने जितने भी प्रश्न पत्र हैं, यानी सिलेबस जब से चेंज हुआ है वर्ष 2018 के बाद से जितने प्रश्न पत्र है उन सभी का विश्लेषण हमारे द्वारा किया जाना है। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम हिंदी भाषा के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। ये प्रश्न पत्र वर्ष 2018 का उठाया गया है क्योंकि सबसे पहला प्रश्न पत्र जो सिलेबस चेंज होने के बाद आपके सम्मुख आया था वो था वर्ष 2018 का प्रश्न पत्र। चलिए तो बिना विलंब किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो हिंदी का सिलेबस बहुत ही अच्छा सा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र बहुत आसान आता है और ये ऐसा प्रश्न पत्र है जिसमें आप बहुत अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है भाषा बोध। भाषा बोध के अंतर्गत आप पढ़ते हैं भाषा के बारे में, भाषा क्या है, भाषा के गुण क्या होते हैं, भाषा का विकास क्रम क्या है, हिंदी का विकास क्रम क्या होता है, इन सब के बारे में आप देखते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में भाषा के संबंध में क्या प्रावधान है, भारतीय संविधान में प्रावधान, इस पर चर्चा करते हैं आप। इसके बाद फिर अगला टॉपिक है संक्षिप्त लेखन। संक्षिप्त लेखन आपके मुख्य प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंतर्गत हर साल लगभग 10 अंक के प्रश्न जो है ये अवश्य पूछे जाते हैं। 2 आपको अपठित गद्यांश दिए जाते हैं जिसमें से एक अपठित गद्यांश जो होता है वो सार लेखन या जिसको आप बोलते हैं संक्षिप्त लेखन से संबंधित होता है। वही दूसरा जो अपठित गद्यांश होता है उस अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए होते हैं जिसका उत्तर आपको 1 से 2 लाइन में देना होता है। तो ये दोनों टाइप के अपठित गद्यांश आपके एग्जाम में आते हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि ये प्रश्न वर्ष 2018 में किस प्रकार से पूछे गए थे। इसके बाद पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समुच्चारित शब्दों के अर्थभेद। देखिए आप यहां पर पर्यायवाची और विलोम शब्द, समुच्चारित शब्द ये तो आप पढ़ ही रहे हैं। इसके अंतर्गत आप पर्यायवाची कितने सारे होते हैं उन सबको याद करते हैं, विलोम शब्दों को आपको सबको पढ़ना होता है, लेकिन याद रखिएगा इन सब की परिभाषा से भी प्रश्न आता है। याद रखिएगा ये जो समुच्चारित शब्द वाला सेक्शन है यहां से एक बार डायरेक्ट प्रश्न इसकी परिभाषा से पूछा हुआ है कि समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। तो इसको भी अपने दिमाग में लेकर के हमको आगे चलना है। वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, जिसको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं, इस टॉपिक से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। संधि एवं संधि विच्छेद, सामासिक पद रचना एवं विग्रह, शब्द रचना से संबंधित दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में हैं और यहां से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में अमूमन देखने को मिलता है। ये ऐसे टॉपिक है जो यदि सिलेबस में है तो यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। फिर तत्सम एवं तद्भव शब्द है, आपको यहां से प्रश्न 2 तरीकों से पूछता है। एक तत्सम शब्द देगा, पूछेगा इसका तद्भव रूप बताइए, और दूसरा आपको तद्भव शब्द देगा, पूछेगा इसका तत्सम रूप बताइए। तो दोनों प्रकार के शब्दों को हमको तैयार करना होता है। इसके बाद है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। व्याकरणिक अशुद्धियों के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है। शब्द शुद्धि यदा कदा आपको देखने को मिले, किंतु वाक्य शुद्धि से प्रश्न आपको अमूमन हर एग्जाम में मिलता है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाक्य आपको देगा, पूछेगा इसमें वाक्य की अशुद्धि कौन सी है या वाक्य को शुद्ध करिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको पूछता है। इसके बाद है उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहां से आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, देखिए मुहावरों का प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य में प्रयोग करना, आपको मुहावरा देगा, बोलेगा कि इसका अर्थ बताइए और इसको वाक्यों में प्रयोग करिए।
वैसे ही लोकोक्ति देगा, लोकोक्ति का आपको अर्थ पूछता है। इसके बाद है पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंतर्गत आप शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ये दोनों प्रकार के पत्र देखते हैं। इसके बाद इसमें आप देखते हैं क्या, प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, टिप्पणी लेखन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता के अंतर्गत देखिए यहां पर पत्रकारिता जो लिखा हुआ है ये असल में यहां पर केवल पत्रकारिता टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन पत्रकारिता जो टॉपिक है अगर आप देखेंगे क्वेश्चन का प्रारूप, तो पत्रकारिता से आपको हिंदी की पत्रकारिता से क्वेश्चन आते हैं, यानी हिंदी की पत्रकारिता का इतिहास, हिंदी की पत्रकारिता का इतिहास। इसके अंतर्गत आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक कौन थे, या आपको पूछेगा हिंदी भाषा की पहली पत्रिका कौन सी थी, या किसी पत्रिका का नाम दे देगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि हरिश्चंद्र टाइम्स के संपादक कौन थे, या अन्य प्रकार की पत्रिका, ठीक है, उसका नाम आपको देगा, पूछेगा कि इसके संपादक कौन है। या अनेक प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछता है, जैसे कि आपको ईयर दे देगा, पूछेगा कि वर्ष 1815 में फलाना व्यक्ति के द्वारा कौन सी पत्रिका जारी की गई, या मदन मोहन मालवीय द्वारा जारी की गई 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। इसी प्रकार के प्रश्न जो है यहां से पूछते हैं। तो पत्रकारिता केवल एक टॉपिक आपको लिख करके दिया हुआ है, लेकिन यहां से मान के चलिए कि हर साल कम से कम 5 से 7 अंक के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट के रूप में होते हैं। यदि आपको पता है, यदि आपने पत्रकारिता वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है, तो यहां से आपके क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। लेकिन यहीं पर यदि आप इस सेक्शन को तैयार करके नहीं जाएंगे, तो मान करके चलिए कि 5 से 7 अंक आपके माइनस हो जाएंगे या आपको नहीं मिल पाएंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। पत्र, इसमें हमको याद करना होता है पत्रिका का नाम, पत्रिका का नाम, इसके अलावा इसके संपादक कौन है, ये कहां से संपादित हुई है ना, संपादन स्थल जिसको आप बोल सकते हैं, संपादन स्थल, और साथ में संपादन वर्ष, ये किस वर्ष संपादित किया गया। तो ये 4 चीजें आपको बिल्कुल याद करते हुए चलना है। और यदि कोई विशेष फैक्ट है किसी पत्रिका के बारे में, तो वो हमको याद होना चाहिए। जैसे उदंत मार्तंड जो है वो 1826 में प्रकाशित हुई 31 मई के दिन, इसीलिए हर साल 31 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार यदि स्त्री विमर्श की सबसे पहली पत्रिका की बात करें, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बाला बोधिनी जो है वो पहली स्त्री विमर्श की पत्रिका थी। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को साथ में लेकर के हमको चलना है। 5 से 7 अंक के प्रश्न आने हैं, उससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन इतने अंक भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत होते हैं। तो बिल्कुल इस सेक्शन को छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है और यहां से पूरे अंक अर्जित करने का प्रयास करना है। चलिए आगे सेक्शन की अगर बात करें तो अनुवाद है। अनुवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुवाद जो है ये आपको 2 रूपों में दिखता है, एक हिंदी से आपको इंग्लिश में अनुवाद करने वाला, और इंग्लिश से आपको हिंदी में अनुवाद करने का क्वेश्चन जो है ये आपको पूछा जाता है। तो 5-5 अंक के प्रश्न रहते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं प्रश्न, लेकिन बहुत आसान स्तर के भी नहीं होते हैं। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको प्रशासनिक शब्दों पर पकड़ बनानी होगी कि उन शब्दों को हिंदी में क्या कहा जाता है, किसी शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। इन शब्दों पर आपको थोड़ी सी पकड़ बनानी होगी। जैसे मान लीजिए दिया है अधिसूचना, अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर नोटिफिकेशन कहते हैं। हाँ, तो बस यही आपको पता होना चाहिए कि प्रशासनिक शब्दों के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है, या अंग्रेजी में जो प्रचलित व्यवहार में शब्द हैं प्रशासनिक शब्द, उनको हिंदी में क्या कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है यहां से डायरेक्ट 5-5 अंक के आपको अनुवाद के रूप में दिखते हैं।
तो इसको भी आपको तैयार करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन का टॉपिक बहुत बड़ा है और यहां से प्रश्न बहुत ही सामान्य स्तर के आते हैं। मूलतः अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर पढ़ते हैं, लेकिन हर काल का जो नामकरण है उस पर भी हमको नजर रखनी होती है। जैसे हमने देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। एक भाग जिसे उन्होंने कहा था आदिकाल, दूसरा काल उन्होंने नाम दिया था पूर्व मध्यकाल, फिर तीसरा काल था उत्तर मध्यकाल और चौथा काल जिसे उन्होंने नाम दिया था आधुनिक काल। इन सब की समय सीमा भी बताई थी कि ये जो काल है वो इतने समय से इतने समय तक चला। जैसे अगर आदिकाल की बात करें तो आदिकाल का उन्होंने टाइम पीरियड बताया था कि ये 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक था। और चूंकि इस काल में बहुत ज्यादा वीर गाथा से संबंधित रचनाएं लिखी गई, वीर गाथाएं जिसमें आप पढ़ते हैं ना आल्हा उदल की कहानियां, जिसके अंतर्गत आप पृथ्वीराज रासो को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को तो रामचंद्र शुक्ल पहला महाकाव्य मानते हैं हिंदी का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है। इस काल में चूंकि चारण काव्य या इस काल में वीर गाथा से संबंधित काव्य आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आदि काल को फिर से नामकरण करते हुए इसे नाम दे दिया था वीर गाथा काल। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वीर गाथा काल जो है, आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल भी नाम आचार्य शुक्ल ने ही दिया था। असल में ये जो काल है ये टाइम पीरियड के आधार पे है और ये जो नामकरण यहां पर चलता है इसे प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन कहा जाता है। जैसे दूसरा काल है पूर्व मध्य काल। इस काल में आपको सूरदास दिखते हैं, तुलसी दिखते हैं, कबीरदास दिखते हैं, मीराबाई दिखती है। इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है और इस काल को इसकी प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिया गया है भक्ति काल। इस काल में हमको सूफी संत भी दिखते हैं, मुल्ला दाऊद दिखते हैं। इसी काल में हमको मलिक मोहम्मद जैसी अपनी पद्मावत के साथ दिखते हैं। तो इस प्रकार की रचनाएं हमको इस काल में दिखती है और इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है 1375 विक्रम संवत से। याद रखिएगा, ईस्वी की बात नहीं हो रही है, यहां इन्होंने बात की है विक्रम संवत में। 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक विभाजित किया है पूर्व मध्य काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद तीसरा जो काल था उत्तर मध्य काल, इसे नाम दिया गया है रीतिकाल। और रीतिकाल का जो टाइम पीरियड बताया गया है ये बताया गया है 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक। अब विक्रम संवत को यदि आपको ईस्वी सन में बदलना है तो कुछ नहीं, 57 माइनस करना होता है, आपको पता होगा। ठीक है, 57 माइनस करना होता है तो ये लगभग 993 से लेकर के ऐसे चलता है। ठीक है, 993 ईस्वी से प्रारंभ हो जाता है ये काल। ठीक है, चलिए आधुनिक काल की यदि बात करें तो आधुनिक काल जो है ये 1900 विक्रम संवत से अब तक चलता है। विक्रम संवत से अब तक इसको आप कह सकते हैं। अब यदि आप आधुनिक काल का भी विभाजन करेंगे तो आधुनिक काल फिर 6 भागों में बंटता है। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। पहला जो काल है उसे नाम दिया गया है भारतेंदु युग। और याद रखिएगा ये जो विभाजन है आधुनिक काल का ये ईस्वी में है, ये विक्रम संवत में नहीं है, ये ईस्वी में है। विक्रम संवत में केवल वो 4 विभाजन जो हिंदी साहित्य का है वो हमको देखने को मिलता है। तो भारतेंदु युग मिलता है, फिर आपको मिलेगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद आपको मिलेगा छायावाद का काल और छायावाद के बाद आपको मिलेगा प्रगतिवादी काल। प्रगतिवादी काल के बाद प्रयोगवादी काल मिलेगा और प्रयोगवाद के बाद आपको मिलेगा नवीन कविताओं का काल। नवीन
कविताओं का काल। तो ये जो विभाजन है, नवीन कविताओं का काल, तो ये जो विभाजन है इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन कहां से आते हैं? तो 3 सेक्शन में आप मोटे तौर पर देखेंगे कि पुराने पेपर जो है वो केवल 3 सेक्शन को टारगेट करते हैं। पहला आपका टारगेट होता है इस काल का नामकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस काल में इस काल को ये नाम दिया गया, इस काल को ये नाम दिया गया। जैसे आदिकाल को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऐसे ही बीज वपन काल कहा है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। इसी काल को चारण काल कहा है जॉर्ज डब्ल्यू ग्रियर्सन साहब ने। ग्रियर्सन ने इस काल को चारण काल कह दिया है। ये जो काल है, इसी प्रकार प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है। तो ये जो काल है, इस काल को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सिद्ध सामंत काल एक नाम मिलता है इसी काल का, इसी टाइम पीरियड का। ये नाम दिया गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। या इसी काल को नाम दिया गया है संधि काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। तो अलग अलग कारण है उसके, वो अलग अलग कारण है कि इन्होंने इस काल को ऐसा क्यों कहा, इस काल को ऐसा क्यों कहा। जैसे भक्ति काल का ही नाम हमको बहुत सारे मिलते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसी काल को जातीय और जनवादी आंदोलन का काल कहा जाता है। जातीय और जनवादी आंदोलन का काल कहा जाता है। पंडित राजनाथ शर्मा जो हैं ये इसको ऐसा बोलते हैं। इसी प्रकार इसी काल को ग्रियर्सन बोलते हैं अचानक बिजली के समान फैल जाने वाले साहित्यों का काल। कारण है उसका बोलने का। तो नामकरण जो है यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है जहां से इसको टारगेट किया जाता है क्वेश्चन यहां का, वो है इस काल की प्रमुख विशेषता। हर काल की कुछ ना कुछ प्रमुख विशेषता रही है। जैसे आदिकाल की बात करेंगे तो आदिकाल में चारण काव्यों की बहुत ज्यादा प्रधानता रही है। इस काल में राजा की प्रशंसा में किए जाने वाले जो साहित्य है वो हमको मिलते हैं। तो जन उपेक्षा हमको देखने को मिलता है इस काल में। लोगों के अंतर्गत जो भावनाएं हैं उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए राजाओं की प्रशंसा में काव्य लिखे गए। तो ये इस काल की विशेषताएं मिलती हैं। वैसे ही भक्ति काल की कुछ विशेषताएं मिलती है। भक्ति परक रचनाएं लिखी गई, निर्गुण काव्य लिखे गए, सगुण काव्य लिखे गए। निर्गुण काव्य फिर आगे जाकर 2 भागों में बढ़ता है, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। इसी प्रकार सगुण काव्य भी 2 भागों में बढ़ते हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा। तो ऐसे इस काल को अगर आप देखेंगे तो हर काल की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही है। जैसे भक्ति काल में बहुत ज्यादा आडंबरों का विरोध किया गया है ना, जो पहले से चली आ रही थी आडंबर, चले आ रहे थे आडंबर, उन सबका घोर विरोध किया गया। कबीरदास आते हैं, पाहन काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए, कबीरदास कहते हैं। और कबीरदास ही कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो ये क्या है? ये इस काल की कुछ विशेषताएं हैं। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है। तीसरा आपको इसमें से पूछेगा इस काल के साहित्य एवं साहित्यकार से। साहित्य एवं साहित्यकार, आपको कुछ रचनाओं के नाम दे दिए होंगे और पूछेगा कि इसके साहित्यकार कौन है या इसके लेखक कौन है। आपको साहित्यकार का नाम दे देगा, पूछेगा कि इनकी 2 रचनाएं लिखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके आगे पीछे करके कुल मिलाकर यही क्वेश्चन है। और इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द आपका पूरा प्रश्न घूमता है। तो ये टॉपिक बहुत सरल है, ये टॉपिक बहुत सरल है, लेकिन हम कई बार इसको कंफ्यूजन की वजह से या कठिनाई अनुभव करने की वजह से छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल नहीं करना है। यह टॉपिक बहुत आसान है, इसको पढ़ के जाना है और प्रयास करना है कि यहां से पूरे के पूरे अंक अर्जित किए जा सके, क्योंकि यहां से पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं, किए हैं विद्यार्थियों ने, आप भी कर सकते हैं। अगला है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांशों पर हमने चर्चा कर ली है कि 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक सार लेखन पर और दूसरा आपको पूछा जाता है, यहां से एक पैराग्राफ दे देगा, आपको एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उस
प्रश्न के आपको उत्तर देने होते हैं। शब्द सीमा बहुत ही निश्चित होती है, उससे अधिक आप बढ़ने का प्रयास न करें। चलिए, तो ये तो हो गई बात सिलेबस की। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, बहुत आसान सिलेबस है, लेकिन हम चूंकि इनको पढ़ने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए हिंदी का सिलेबस बहुत विस्तृत लगता है। लेकिन याद रखिएगा, प्रश्न पत्र क्रमांक 1 बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और यदि आप इसमें अच्छे से मेहनत करते हैं तो आराम से 130 प्लस या 140 प्लस आप आराम से जा सकते हैं। हिंदी बहुत आसान पूछा जाता है, अभी जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अंग्रेजी में ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मेहनत उस पर कर देंगे तो आप बिल्कुल उसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ी वो तो हमारी मातृभाषा है, वो हमको आनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ी के शब्द जो होते हैं वो आपको सीखने चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। जब छत्तीसगढ़ी भाषा का हम विश्लेषण करेंगे तो उसके अंतर्गत मैं आपसे उस पर बात करूंगा। चलिए, तो पहले आते हैं सबसे पहले वर्ष 2018 के प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न 2 भागों में बटा है, क और ख। पहले भाग में आपको 2 प्रश्न दिए हैं, दूसरे में उच्चारण स्थल पूछा है। पहले भाग में आपको पूछा गया है स्वर क्या है, यानी परिभाषाओं से क्वेश्चन आया है, और दूसरा क्वेश्चन दिया है व्यंजन क्या है। देखिए, इसके लिए आपको 2 लाइन दिए होंगे, और व्यंजन क्या है इसके लिए भी आपको 2 लाइन दिए गए थे। आपको 2 लाइन में डिस्क्राइब करना था कि स्वर क्या है, उदाहरण देने थे, व्यंजन क्या है, उदाहरण देने थे। तो इसका उत्तर ऐसे हो सकता था कि स्वर वे वर्ण है जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्बाधित रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। तो यहां से आपके 2 लाइन हो जाते। साथ में आप चाहते तो इसकी संख्या बता सकते थे कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, और अ, ई, उ इस प्रकार से ये स्वरों के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है व्यंजन क्या है। देखिए, व्यंजन ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। ये अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर निर्भर होते हैं, और इसके अंतर्गत इनकी संख्या यदि बात करें तो व्यंजनों की संख्या होती है 33, और इसके अंतर्गत व्यंजनों को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, है ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा स्पर्शी व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन आते हैं, और संयुक्त व्यंजन आते हैं। चलिए, तो यहां से आप इसका क्वेश्चन इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थल बताइए। देखिए, उच्चारण स्थल से आपको अमूमन हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, आपको उच्चारण स्थल याद होने चाहिए। जैसे यहां पर प्रश्न आपको पूछा है ट और व का उच्चारण स्थल, तो याद रखिएगा ट का उच्चारण स्थल होता है मूर्धन्य, ये मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। इसी प्रकार व का उच्चारण जो होता है ये दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है। ऐसे ही क और श का उच्चारण पूछा है आपको, तो क का उच्चारण आप सभी को पता होगा, कंठ ये उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है। इसी प्रकार शक्कर का श ये तालव्य होता है, तालव्य वर्ण होता है। तो ये आपको केवल इतना ही लिखना था, इतना ही लिखते आपके पूरे अंक आपको मिलने थे। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द से आपके क्वेश्चन आता है, 2 अंक के प्रश्न आते हैं। जैसे पहला है आकाश, आकाश के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं आपको। आकाश के नभ लिखिए, अंबर लिखिए, आसमान लिखिए, गगन लिखिए, क्षितिज लिखिए, बहुत सारे शब्द हैं। इसी प्रकार समुद्र के शब्द आप जलधि लिखिए, वारिधि लिखिए, नीरधि लिखिए। इस प्रकार के शब्द जो हैं वो आप समुद्र के पर्यायवाची में प्रयोग करते हैं। आग का पर्यायवाची देखेंगे तो अग्नि है, अनल है, वहनी है, बहुत सारे शब्द है। पर्वत के पर्यायवाची में आप देखेंगे तो अचल मिलेगा, अचल इसका पर्यायवाची होता है, अचल। कुछ याद नहीं आ रहा है तो पहाड़ लिख दीजिए, सही है, पहाड़। गिरी होता है इसका पर्यायवाची पर्वत का। तो 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं, 2018 के प्रश्न पत्र में ऐसा पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द आपको बताने हैं। तो अथ का विलोम होता है इति। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ करना और इति का अर्थ संपूर्णता, पूरी, खत्म करना उसको। आहूत का अर्थ होता है बुलाया हुआ, जिसको आप बुलाते हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो आप किसी को जो बुलाया गया है ना, जिसको बुलाया गया है वो आहूत कहलाता है, और जिसको नहीं बुलाया गया उसे कहा जाता है अनाहूत। अनाहूत। अगला है नैसर्गिक। देखिए नैसर्गिक का अर्थ प्राकृतिक होता है। इसका विलोम यदि आप देखेंगे तो इसका विलोम होता है कृत्रिम। व्यष्टि, व्यष्टि का अर्थ संकुचित, तो इसका अर्थ होता है समष्टि। इसका विलोम क्या होता है? समष्टि। ठीक है, समष्टि का अर्थ संपूर्ण को लेकर के चलना। ठीक है, जैसे आप अर्थव्यवस्था के दो प्रकार पढ़ते हैं ना, समष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि का अर्थ संपूर्णता। अगला क्वेश्चन, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द से क्या आशय है? जैसा कि मैंने आपको सिलेबस डील करते समय बताया कि यहां परिभाषा से प्रश्न पूछा गया है। तो समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण में लगभग समान होंगे लेकिन अर्थ में उनकी भिन्नता होती है। जैसे मैं बोलूं शर और सर, दोनों में भिन्नता है। इस सर का अर्थ क्या होता है? तो इस सर का एक अर्थ होता है हमारा कपाल। कपाल, इसको बोला जाता है क्या? सर कहा जाता है। इसी प्रकार इस एक सर का अर्थ तालाब भी होता है। तालाब भी होता है सर का अर्थ। और इस शर का अर्थ होता है, शर का अर्थ होता है बाण। धनुष बाण वाला जो बाण होता है ना, तीर, है ना, तीर, उसे कहा जाता है क्या? शर। तो ये दोनों उच्चारण में लगभग एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता है, इसीलिए कहा गया समोच्चारित, यानी समान रूप से उच्चारित किंतु भिन्नार्थक, अर्थ में भिन्न हो। समान उच्चारण किंतु अर्थ में भिन्नता हो, उन्हें कहा जाता है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। ये आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चारित शब्दों में अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। देखिए आपको दो शब्द दिए हैं, है ना, तीन युग्म दिए हैं, असल में तीन युग्म दिए हैं, इसमें शब्दों के अर्थ आपको बताने हैं। तो अजर और अजिर। अजर का अर्थ होता है अजर, जिसे बुढ़ापा ना आए, जो व्यक्ति बुढ़ापा से रहित हो उसे क्या कहा जाता है? अजर कहा जाता है। बोलते हैं ना अजर अमर, तो अजर यानी ऐसा व्यक्ति जिसे कभी बुढ़ापा ही ना आए। इसी प्रकार अजीर शब्द जो होता है, अजीर, अजीर का अर्थ होता है आंगन। आंगन, ठीक है, आपने तुलसीदास जी को सुना होगा, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। ठीक है, तो अजीर विहारी बोलने का मतलब जो अजीर में विहार करते हैं। कौन? श्री राम करते हैं दशरथ जी के अजीर में विहार, यानी आंगन में विहार करते हैं, इसीलिए द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। तो हे दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले राम, आप मुझ पर दया करें। तो अजीर का अर्थ क्या होता है? आंगन। ठीक। तुरंग और तरंग। तो देखिए तुरंग का अर्थ शायद आप सभी को पता होगा, तुरंग जो होता है ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक। तरंग का अर्थ लहर है। तरंग किसे कहा जाता है? लहर को कहा जाता है। तो बहुत आसान सा शब्द युग्म था। सर और शर, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो सर का अर्थ सिर भी होता है, कपाल होता है, मुंड होता है, वहीं शर का अर्थ होता है बाण या तीर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तद्भव रूप आपको लिखना है, तत्सम शब्द दिया हुआ है। पहला शब्द है राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र, इसका होता है राजपूत। कपर्दिका कहा जाता है कौड़ी को, याद रखिएगा, कौड़ी जो होता है ना, जिसमें आप तीरी पासा खेलते होंगे बचपन में, कौड़ी जिसके आभूषण बनाए जाते हैं, है ना, अभी राउत नाचा में आपने देखा होगा।
ठीक है, गांव में यदि रहते हैं तो आपने देखा होगा कौड़ी का आभूषण पहनते हैं वो, तो उस कौड़ी को संस्कृत में कपर्दिका कहा जाता है। त्रिगुण के लिए शब्द है तिगुना, तिगुना, और गोस्वामी के लिए गोसाई शब्द है, गोसाई। ठीक, तो ये इनका तद्भव रूप है। राजपुत्र का तद्भव रूप राजपूत है, कपर्दिका का कौड़ी है, गोस्वामी का गोसाई है, त्रिगुण का तिगुना है। ठीक, जब शब्द उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के भेद पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये सब आता है, याद होगा पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको तद्भव शब्द दिया है, पूछा है इसका तत्सम बताइए। तो अखरोट को कहा जाता है या अखरोट का तत्सम रूप होता है अक्षोट। खप्पर का खरपर होता है, ऐसा खरपर। अंगरखा का अंग रक्षक होता है। इसी प्रकार परख का परीक्षा, परीक्षा, या आप चाहें तो परीक्षण लिख सकते हैं, परख या परीक्षण। तो ये चार तद्भव शब्द दिए थे, इसको आपको तत्सम में बदलना था। चलिए, बहुत आसान से प्रश्न थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसे बुलाया न गया हो इसे कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसे कहा जाता है अनाहूत। अधिक समय तक जिंदा रहने की इच्छा, इस इच्छा को कहा जाता है जिजीविषा, जिजीविषा कहा जाता है। और अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाता है जिजीविषु। याद रखिए, उसे कहा जाता है जिजीविषु। अगला, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि। कोई क्वेश्चन करे और तुरंत उसका जवाब मिले तो उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्न। मति, प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। इसके बाद युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए शब्द आता है युयुत्सु। और युद्ध करने की इच्छा के लिए शब्द आता है युयुत्सा। तो युयुत्सा और युयुत्सु याद रखिएगा। युयुत्सा क्या है? युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सा कहा जाता है, जबकि युद्ध करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को युयुत्सु कहा जाता है। जैसे यहां पर आपने देखा, अधिक दिनों तक जिंदा रहने की इच्छा को हम जिजीविषा कहते हैं, जबकि ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम जिजीविषु कहते हैं। ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है, जबकि इस प्रकार की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मुमुक्षु कहलाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, जबकि इस प्रकार की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु कहलाता है। किसी प्रकार का कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाता है, जबकि इस प्रकार की इच्छा रखने वाला व्यक्ति चिकीर्षु कहलाता है। इसी प्रकार मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मुमूर्षु कहलाता है, जबकि इस प्रकार की इच्छा जो है ये कहलाती है मुमूर्षा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है, और बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, कठिन बिल्कुल नहीं होते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इन शब्दों को आसानी से पहचान जाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि और संधि विच्छेद, ठीक है। पहला है लोकेस्मिन। देखिए लोकेस्मिन जो शब्द है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। लोकः धन अस्मिन शब्दों से मिलकर के बनता है, लोकः धन अस्मिन, ठीक है। जब आप अगर गीता पढ़े होंगे तो वहां पर ये आता है शब्द, है ना, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ,
तो ये जो कथन है ये श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, है ना। दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, तो लोकः धन अस्मिन, इस लोक में दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। चलिए कभी और चर्चा करेंगे इस पर। आगे देखिए नाविक। नाविक शब्द जो है अयादि संधि का उदाहरण है और नौ धन इक शब्दों से बना हुआ है। इसी प्रकार वागाडंबर व्यंजन संधि का उदाहरण है, वाक धन आडंबर शब्दों से बना हुआ है। और यदि इसमें नियम देखें तो 1-3 का नियम लगता है, जिसमें अपने वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि किसी भी स्वर या व्यंजन से हो तो उस स्थिति में क बदल करके क्या हो जाएगा, ग बन जाता है। तो वहीं से क बदल करके ग हुआ और क यहां से हटा, अब क्या बन जाएगा शब्द, वागाडंबर। ऐसा। अगला है प्रत्यभिज्ञान। ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रति धन अभिज्ञान शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो मातृधन आनंद यण संधि का उदाहरण होगा, है ना। मात्रानंद यहां से बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, मा धन त धन री है ना, वो री की मात्रा है, धन आ धन नंद। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनके बीच में संधि होती है। तो जब री और आ की संधि होती है तो दोनों के मेल से रा बनता है। अब शब्द का स्वरूप कैसा हो गया, मात्रानंद ऐसा। लेकिन हमको पता है कि जब आधा त और रा मिलते हैं तो क्या बनता है, त्रा बनता है। बस लिख दीजिए मात्रानंद, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा, इसमें क्या शब्द बनेगा, याद रखिएगा मात्रानंद। अगला शब्द है दुह धन संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण है। शब्द क्या बनेगा, दुस्संधि। आप चाहे तो ऐसा लिख दें या आप चाहे तो ऐसे का ऐसा ही लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला वाक्धनमय, ये बनता है वांग्मय। 1-5 का नियम लगता है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से हो तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो क बदल कर क्या बन जाएगा, अंगा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन धन औषधि, ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है और इसके अंतर्गत जो शब्द बनेगा वो बनेगा वनौषधि। ऐसा आओ बनेगा, ये ओ, ये यहां से आ निकलेगा, ये आओ मिलेंगे, क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। बन गया, न पर लगेगी मात्रा, वनौषधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सामासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। पहला है आजीवन। आजीवन का विग्रह होता है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसमें है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है जलधारा, तो ये है जल की धारा। कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है। और तत्पुरुष के अंतर्गत यदि आप कारक तत्पुरुष में देखेंगे तो कारक तत्पुरुष का संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाला शब्द है जलधारा। अगला है राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसी प्रकार नीलकंठ, तो देखिए नीलकंठ शब्द जो है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में विग्रह करना होता है और विग्रह करके नाम भी बताना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल सामासिक पदों का विग्रह कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला शोकाकुल। देखिए यहां पर आप क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जब आप देखेंगे तो इसमें केवल एक एक लाइन ऐसा
ऐसा दिया हुआ है, मतलब आपको केवल प्रयुक्त समास का नाम लिखना है कि कौन से समास से ये जो शब्द हैं ये बने हैं। तो पहला शब्द देखिए शोकाकुल, इसमें है तत्पुरुष समास, शोक से आकुल, ठीक है, करण तत्पुरुष का उदाहरण है। दीर्घायु, दीर्घ है आयु जिसकी, ये आ जाएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, बहुव्रीहि समास, ठीक। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्यों, कृष्ण को इंगित कर रहा है। नवग्रह, नव ग्रहों का समूह, यानी ये द्विगु समास का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछता है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, समास से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उदाहरण सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी रूप में आएगा और आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। आपको उपसर्ग निकालने हैं। जैसे अत्युक्ति शब्द को देखेंगे तो इसमें यण की संधि हुई है और अति धन उक्ति शब्द के मेल से ये बना हुआ है। तो इस शब्द को यदि आप ध्यान से देखें तो उक्ति शब्द जो है ये मूल शब्द है, जबकि अति शब्द चूंकि इसके सामने जुड़ा है इसीलिए यही क्या है, उपसर्ग होगा। दूसरा, अन्वेषण शब्द को यदि आप देखें तो अनु धन एषण शब्द से बना हुआ है। अनु जो है ये उपसर्ग है, जबकि एषण जो है ये क्या है, ये मूल शब्द है, मूल शब्द है। अगला शब्द देखिए दुर्लभ। दुर्लभ को यदि आप तोड़ेंगे तो आपको पता है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, दुह धन लभ। तो विसर्ग, ये जो दुह है ये क्या है, उपसर्ग है, और लभ क्या है, इसमें लभ जो है ये मूल शब्द है। इसी प्रकार निरीक्षक, निरीक्षक में अगर आप देखेंगे तो निर उपसर्ग है और इक्षक ये आपका मूल शब्द है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों से या उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। देखिए उपसर्ग दिया हुआ है आपको और इन उपसर्गों से दो दो शब्द आपको बनाने हैं। जैसे अति से आप शब्द बना सकते हैं अत्याचार, या आप शब्द बनाते हैं अत्यंत, अत्यधिक, इस प्रकार के शब्द वहां से बनते हैं। उप से क्या बनेगा, उप से बन सकता है उपेंद्र शब्द, उपनिरीक्षक शब्द, उपनिरीक्षक ये बन सकता है। परि से देखेंगे तो परि से शब्द बन सकता है परिवार, या शब्द बन सकता है पर्यावरण, ऐसे शब्द बन सकते हैं। परीक्षण शब्द बन सकता है, परीक्षण। सह से सहपाठी बन सकता है, सहयात्री बन सकता है, सहगामी, सहचर, इस प्रकार के शब्द यहां से बन सकते हैं। तो बहुत ही आसान आपको उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे आपको दो दो प्रश्न जो हैं ये बनाने होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर देना है। एक या दो वाक्य में आपको उत्तर दे देना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, तो प्रत्यय क्या है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़े उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है कृत प्रत्यय, दूसरे को कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक, बस इतना ही यदि लिख देते तो आपका उत्तर पूरा हो जाता, क्योंकि एक से दो लाइन में ही आपको देना है आंसर। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि उपसर्ग किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले सार्थक शब्दांश होते हैं, जबकि प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और ये सार्थक भी नहीं होते हैं। याद रखिएगा इसको, है ना। तो यही इनमें बेसिक अंतर होता है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद जोड़े जाते हैं। उपसर्ग सार्थक होते हैं, उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय निरर्थक भी हो सकते हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाना है। आवट से, जैसे दिखावट हो सकता है, दिखावट। अन्न से क्या हो सकता है, अन्न से हो सकता है
लेखन, पठन, इस प्रकार के शब्द बन सकते हैं। इक से मौखिक हो सकता है, लौकिक हो सकता है, बहुत सारे शब्द हैं। आ से जैसे शब्द बन सकता है लेख, लेख हो सकता है, पाठ हो सकता है। ये अप्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, अप्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। ये देखिए यहां पर बन जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कभी कभी ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, बड़ा कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी ये दिमाग काम नहीं करता कि प्रत्यय बोल रहा है मतलब इसको शब्द के पीछे में जोड़ना है। ये हम गलती से शब्द के प्रारंभ में जोड़ देते हैं और नंबर हमारे कट जाते हैं, तो हमको ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, उदंत मार्तंड के संपादक का नाम लिखिए। तो याद रखिएगा, उदंत मार्तंड के संपादक थे पंडित जुगल किशोर शास्त्री। पंडित जुगल किशोर शास्त्री जो हैं, इन्होंने प्रकाशित किया था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी की सबसे पहली पत्रिका थी, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली सबसे पहली पत्रिका थी। पंडित जुगल किशोर शास्त्री इसके संपादक थे। 1826 में, है ना, 31 मई 1826 को इसकी पहली प्रति जो है ये प्रकाशित हुई थी। इसीलिए हर साल 31 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा की पहली पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया? जब हम द्विवेदी युग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो उसमें एक नाम आता है द्विवेदी युग का। जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो द्विवेदी युग एक नाम आता है आधुनिक साहित्य के अंतर्गत। इन्हीं के नाम पर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका, और सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने प्रारंभ किया वर्ष 1903 में। 1903 से लेकर 1920 तक ये इसके संपादक बने रहे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक का कार्यभार उन्होंने संभाला। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो सरस्वती पत्रिका का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखना है आपको इन शब्दों के। पहला शब्द दिया हुआ है अनाधिकार। देखिए ये शब्द जो है ये बना हुआ है अन धन अधिकार से। तो अन धन अधिकार, अनाधिकार तो नहीं होगा, क्या बनेगा? याद रखिएगा, ये बनेगा अनधिकार। ना जो है इस पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, आ लगा होगा केवल। दूसरा है कोमलांगिनी। तो भाई कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है, कोमलांगी स्त्री। अगला है मानवीयकरण। मानवीयकरण नहीं होता, मानवीकरण होता है, ये या नहीं लगेगा। लावण्यता गलत लिखा है, लावण्य होता है, लावण्य का अर्थ सुंदरता। ज्योत्सना गलत लिखा है, क्या होता है? ज्योत्सना, स आधा होगा। अतिथि गलत लिखा है, क्या होगा यहाँ पे? अतिथि। था पर भी मात्रा जो लगेगी वो कौन सी लगेगी? छोटे ई की लगेगी। तो ये शब्द शुद्धि से क्वेश्चन आपको मिल गया भाई। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला है, एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। ये गलत है। वाक्य यहां पर क्या होना चाहिए? विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। तो ये जो एक है वो यहां पर नहीं बल्कि यहां पर लगना था। इस प्रकार के दोष को कहा जाता है पद क्रम संबंधी दोष। पद क्रम संबंधी दोष, तो यहां पर लगना था, आप यहां पर लगा रहे हो, तो यह अशुद्धि मानी जाती है। अगला है, भारत सरकार ने स्वर्गीय कामराज को भारत रत्न की उपाधि अर्पित की। नहीं, अर्पित नहीं की, अर्पित नहीं की जाती है, उपाधि प्रदान की जाती है या उपाधि दी जाती है। ठीक, यद्यपि यह निर्धन है किंतु ईमानदार है।
यद्यपि यह निर्धन है, यद्यपि के साथ याद रखिएगा हमेशा चिन्ह लगता है तथापि का। यद्यपि के साथ हमेशा चिन्ह क्या लगता है? तथापि का। तो वाक्य क्या बनेगा? यद्यपि यह निर्धन है तथापि ईमानदार है। तो ये प्रश्न जो है ये आपके वाक्य शुद्धि से आए हुए थे। बड़े आसान से प्रश्न थे। यदि आप थोड़ी सी गंभीरता से आप इसको पढ़ते हैं तो आप यहां से पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है बाल बांका ना कर सकना। बाल बांका ना कर सकना का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की का कोई अनहित ना कर पाना। ठीक, तो वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे जैसे आप बोल सकते हो कि फलाना व्यक्ति है ना, कोई कितना भी बड़ा हो जाए मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसने गर्व भरे स्वर में कहा। तो ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी जैसे ही आप किसी काम के लिए तैयार हुए तुरंत नुकसान होना चालू हो गया, यानी आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तुरंत नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है, तो इसको कहा जाता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे कोई व्यक्ति है जो मान लो 1 हफ्ता पहले ही कोई दुकान खोला है और आज इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, तो ये क्या है? ये सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगला है सूरज को दीपक दिखाना, यानी किसी प्रतिष्ठित, किसी माने हुए व्यक्ति को आप यदि ज्ञान की बातें बता रहे हैं तो ये क्या है? सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। जैसे अगर मैं कहूं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के सामने टेक्नोलॉजी की बात करना ये ऐसा ही है मानो सूरज को दीपक दिखाना। चलिए अगला है निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोकोक्तियां हैं, है ना, लोकोक्तियां और मुहावरे इन दोनों में अंतर होता है भाई। एक बार पूछा गया एग्जाम में, जब आएगा तो हम इसको जरूर देखेंगे। चलिए, वही मियां दरबार में वही चूल्हे के पास, यानी स्थिति में कोई परिवर्तन ना होना। एक ही व्यक्ति है, वो यहां भी है वो वहां भी है। ठंडा करके खाओ, यानी सब्र करना, इंतजार करना। ठीक है, तो किसी चीज के लिए धैर्य रखने के लिए शब्द प्रयोग होता है या लोकोक्ति प्रयोग होती है, वो है ठंडा करके खाओ। अगला है डंडा सबका पीर। तो भाई सब व्यक्ति जो है वो प्रेम से नहीं मानते हैं, सबका इलाज क्या है? डंडा। तो भय जो है, भय या दंड जो है ना, भय या दंड, ये सभी का उपचार होता है। चलिए, तो ये लोकोक्तियों के अर्थ हैं। अगला है आदिकालीन हिंदी साहित्य की 3 रचनाओं के नाम उनके लेखकों सहित। देखिए आदिकालीन बोल रहा है, यानी जो सबसे पहला काल जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत का बताया है, इस अवधि के 3 साहित्यकार और उनकी रचनाएं। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते थे, आप चाहते तो लिख सकते थे इसमें पृथ्वीराज रासो लिख सकते थे आप, पृथ्वीराज रासो, और बता सकते थे कि इसको हिंदी साहित्य का पहला साहित्य माना जाता है, पहला महाकाव्य माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रचनाकार कौन है? तो चंदबरदाई है, चंदबरदाई है। इसी प्रकार आप चाहते तो इसमें इसकी रचना में लिख सकते थे आप परमाल रासो लिख सकते थे। परमाल रासो जो है ये आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है और इसके रचनाकार हैं महाराज जगनिक। जगनिक इसके रचनाकार हैं। इसके अलावा आप चाहते तो इसमें लिख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत को। पद्मावत ऐसी रचना है ना जो भक्ति काल में भी आती है और आदि काल में भी। मलिक मोहम्मद जायसी, इसके अंतर्गत भी इसको रखा जाता है। तो 3 रचनाएं और उनके लेखकों के नाम, रचनाकारों के नाम, आपको पूरे अंक यहां से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सगुन भक्ति धारा के 3 प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। देखिए ये सगुन भक्ति धारा क्या है, पहले तो इसे समझना होगा। जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्तिकालीन साहित्यों को मैंने कहा 2 भागों में बांटा गया। एक ऐसे कवि जो भगवान का एक स्वरूप मानते थे कि हाँ भाई भगवान ऐसा होता है। दूसरे ऐसे कवि जो कहते थे कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, वो निर्गुण है, निराकार है।
ऐसे जो कवि थे वो कहलाए निर्गुण भक्ति धारा के कवि। सगुण भक्ति धारा के कवियों में फिर से एक विभाजन आता है, राम भक्ति धारा और दूसरा कृष्ण भक्ति धारा। जो भगवान का स्वरूप राम की तरह दिखाते थे वो, और जो कृष्ण की तरह दिखाते थे वो। उसी प्रकार निर्गुण भक्ति धारा भी दो भागों में बटी। एक जो कहते थे कि भगवान जो है वो प्रेम से मिलेगा, और दूसरे जो कहते थे भगवान जो है वो ज्ञान से मिलेगा। तो ये चार प्रकार के साहित्य हमको देखने को मिलेंगे, राम से संबंधित, कृष्ण से संबंधित, प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित और ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित। सबके बड़े बड़े कवियों के नाम आप लिख दीजिए। क्यों? देखिए यहां पर क्या पूछा आपको, सगुण भक्ति, तो आप राम से उठा लीजिए और कृष्ण से उठा लीजिए, यही से उठाना पड़ेगा आपको। आपको इसमें के काव्य नहीं पूछा है, आपको पूछा किसका है, सगुण के। तो राम में आप लिखेंगे तुलसीदास जी का नाम। तुलसीदास जी की रचना आप चाहे तो लिख सकते हैं इसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, इनकी रचना है। बरवय रामायण, ये इनकी रचना है तुलसीदास जी की। इसी प्रकार आप चाहते तो सूरदास की रचना लिख सकते हैं। सूरदास की रचना में बहुत सारी रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। आप यहाँ मीराबाई का नाम लिख सकते थे। मीराबाई भी कृष्ण शाखा से संबंधित रचनाकार है ना, कवियत्री थी। तो मीराबाई की रचना में एक तो आता है गीत गोविंद का टीका, है ना, जो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था उस पर टीका लिखने का काम मीराबाई ने किया है। इसके अलावा और एक साहित्य है इनका नरसिंह जी का मायरा, जिसमें आप वो पद पढ़ते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, इसके अलावा भव सागर अब सूख गयो है। ठीक है, सुना होगा ये सारी रचनाएं। तो ये इन्हीं के नाम आपको लिखने थे। यदि आपको निर्गुण भक्ति धारा से पूछे तो प्रेम मार्गी में नाम आता है मलिक मोहम्मद जैसी का। इसके अलावा मुल्ला दाऊद का नाम आता है जिन्होंने चंदायन लिखा है। इसके अलावा कुतुबन का नाम आता है। कुतुबन जो है ये इनकी रचना है मृगावती। इसके अलावा मंझन का नाम आता है। मंझन की रचना है मधुमालती। मधुमालती, तो ये रचनाएं हैं किससे संबंधित, प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित। ज्ञान मार्गी शाखा में सबसे बड़ा नाम आता है कबीरदास जी का। कबीरदास जी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर बोलते हैं। वाणी के तानाशाह हैं कबीरदास। क्यों? आप कबीरदास से सहमत हो असहमत हो, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनकी बातों पर सोचने को विवश हो जाएंगे, इसलिए क्या है, वो वाणी के डिक्टेटर हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा में सबसे बड़ा नाम आता है कबीरदास जी का। कबीरदास के अलावा गुरु नानक जी आते हैं। आसा दीवार उनकी एक बड़ी अच्छी रचना है, आसा दीवार। ठीक है, इसके अलावा मलूक दास आते हैं, ज्ञान बोध उनकी रचना है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काज। तो मलूक दास आते हैं इस काल में। तो ऐसे रचनाकारों के नाम आपको डायरेक्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन से उठा के पूछ सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होता, सगुण भक्ति धारा के तीन प्रमुख कवि, तो सूरदास लिखिए, तुलसीदास लिखिए, मीराबाई लिखिए, रहीम आते हैं इसमें, रसखान भी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किन रचनाकारों की हैं? छत्तीसगढ़ी साहित्यों से भी क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भूल भुलैया, भाई सुखलाल पांडे की रचना है, आप सभी को पता होगी। शेक्सपियर की जो रचना थी कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसका इन्होंने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है सुखलाल पांडे ने, और नाम क्या रखा है, छत्तीसगढ़ी भूल भुलैया। अगला है हमर कतका सुंदर गांव, ये टेक्स्ट बुक में है स्कूल के। हमर कतका सुंदर गांव जैसे लक्ष्मी जी के पांव, प्यारेलाल गुप्त जी की कविता है ना, प्यारेलाल गुप्त जी की रचना है, याद रखिएगा। इसके बाद चंदा अमृत बरसाइस, ये लखनलाल गुप्त जी की रचना है। लखनलाल गुप्त जी की रचना है चंदा अमृत बरसाइस। अगला, छत्तीसगढ़ी भाषा के निम्नलिखित साहित्यकारों की एक एक रचना का नाम लिखिए। पहला है डॉक्टर खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ के बड़े नाटककार। इनकी रचना लेड़गा सुजान, नाम सुना होगा आपने, लेड़गा सुजान। इसके अलावा जनरैल सिंह,
ऊंच और नीच, जनरल सिंह, और क्या है, ऊंच और नीच, करम छड़हा, ऊंच और नीच, इसके अलावा करम छड़हा, ये सब इनकी रचनाएं हैं, सब नाटक हैं। और करम छड़हा, बंशीधर शर्मा, ठीक है, असल में ये बंशीधर पांडेय है, पंडित बंशीधर पांडेय का प्रथम उपन्यास। तो पंडित बंशीधर पांडे का प्रथम उपन्यास नाम क्या था, आपको याद होगा, हीरू के कहिनी, हीरू के कहिनीज या हीरू के कहिनी। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बिहारी लाल साहू की एक कहानी संग्रह का नाम। चलो भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर बिहारी लाल साहू की एक कहानी संग्रह का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अभी तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बोला हूं मैं, है ना, आप साथ में सॉल्व करें। इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, डॉक्टर बिहारी लाल साहू की एक कहानी संग्रह का नाम आपको बताना है। आप डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की पुस्तक पकड़ेंगे तो उसमें बिल्कुल दिया हुआ है, आप वहां से इसका आंसर ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है और साथ ही इसका उपयुक्त शीर्षक भी देना है। तो देखिए इस प्रकार का आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा, और साथ में ये और है। इसका आपको 1/3 शब्दों में, 1/3 शब्दों में आपको संक्षिप्तीकरण करना है, सार लेखन करना है, संक्षिप्तीकरण करना है, और दूसरी चीज इसका एक उपयुक्त शीर्षक भी देना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। संक्षिप्तीकरण में क्या किया जाता है, संक्षिप्तीकरण में सारभूत चीजें जो होती है उसको उठाया जाता है। इस गद्यांश को पढ़ करके आप क्या, आपके दिमाग में इमेज आ रहा है, क्या आप सोच रहे हैं, इसका आपको 1/3 शब्दों में आपको इसका निचोड़ लिखना है। ठीक, चलिए तो ये प्रैक्टिस करिए और इसका एक शीर्षक भी देने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैंने बताया 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो एक प्रकार का प्रश्न हमने देखा, शीर्षक लिखना और उसका 1/3 शब्दों में सार लेखन करना। दूसरा, आपको ऐसे एक पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये देखिए ये पूरा पैराग्राफ है और अंत में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप आंसर चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक, ये देखिए आप, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें संस्कृति हम स्वयं है से क्या अभिप्राय है। देखिए इसका उत्तर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक, आप पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये पत्र लेखन वाले सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। पत्र लेखन में पहला प्रश्न है, अधिसूचना से क्या आशय है। तो देखिए अधिसूचना को अंग्रेजी में कहा जाता है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। और अधिसूचना ऐसा शासकीय पत्र होता है जो सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होता है। आपने गैजेट का नाम सुना होगा, गैजेट में प्रकाशित की जाने वाली सूचनाओं को ही हम क्या कहते हैं, अधिसूचना। अधिसूचना का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। सबसे ज्यादा यदि किसी पत्र का अधिकार क्षेत्र है तो वो है अधिसूचना का। अधिसूचना का क्षेत्र सबसे ज्यादा व्यापक है। अधिसूचना अनेक चीजों के लिए आप देखते हैं, है ना, नोटिफिकेशन आता है, जैसे आपके एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके अलावा नए जिले अभी बने तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन आया ना, ई गैजेट में आप जाएंगे तो उसके लिए मिल जाएगा। या यदि कोई शासकीय संकल्प पारित होता है, इसकी जानकारी लोगों को देनी है तो वो भी अधिसूचना के माध्यम से दी जाती है। यदि कोई उच्च अधिकारी है, उसका स्थानांतरण हो रहा है, उसकी प्रतिनियुक्ति हो रही है, उसकी सेवानिवृत्ति हो रही है, सभी स्थितियों में क्या होगा, अधिसूचना जारी होती है। तो अधिसूचना का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। ठीक, तो यही आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, अधिसूचना से
क्या आशा है? तो ऐसे शासकीय पत्र जो सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं अधिसूचना कहलाती हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अधिसूचना जारी करने का अधिकार या तो राज्यपाल के पास होता है राज्य में, या केंद्र के पास होता है राष्ट्रपति के पास। और चूंकि इसे जारी करने का अधिकार केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास होता है, इसीलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम का उल्लेख इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें उल्लेख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अधिकार इन्हीं के पास है, सीधी सी बात है। ठीक, चलिए, तो आप अगर इसका आंसर ऐसा लिखते तो बिल्कुल इसके नंबर आपको मिलते। अधिसूचना का एक प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार में कार्यरत एक IAS अधिकारी को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया हो। अभ्यर्थियों को पत्र लेखन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता और शहर का नाम आदि लिखने के लिए मना है। तो देखिए, अधिसूचना जो है ये कैसे जारी किया जाता है। अधिसूचना जारी करने के संबंध में यदि देखें तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है पत्र क्रमांक लिखना। ठीक है, अधिसूचना का आपको मैं केवल फॉर्मेटिंग बता रहा हूं। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे अधिसूचना तो इसका प्रारूप आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अधिसूचना क्रमांक होगा, इसके नीचे हो सकता है यहां पर हो या हो सकता है इस पार हो, क्या लिखा रहेगा? दिनांक लिखा रहेगा। इसके बाद यहां पर मंत्रालय का नाम लिखा होगा, मंत्रालय, जिस मंत्रालय के द्वारा इसे जिसके लिए जारी किया जा रहा है। इसके बाद यहां पर बोल्ड में लिखा होता है अधिसूचना। अधिसूचना के ठीक नीचे आप देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई न तो अभिवादन मिलेगा, न ही आपको पत्र के अंत में आपका, भवदीय, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। शासकीय पत्र है ना, शासकीय पत्र में औपचारिकताएं होती हैं। तो अधिसूचना के बाद सीधे विषय वस्तु आता है। तो आप सीधे विषय वस्तु लिखिए कि फलाना IAS अधिकारी जो कि फलाना विभाग में कार्यरत थे, उन्हें दिनांक इतना से भारत सरकार के फलाना विभाग है ना, जैसे कृषि विभाग बोला है, कृषि विभाग के अंतर्गत पद ये अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। खत्म, उतना ही आपको लिखना है इसमें। ठीक, इसके बाद यहां पर आप लिखेंगे राज्यपाल के नाम से, केवल इतना लिखा होगा, लेकिन राज्यपाल का हस्ताक्षर वगैरह नहीं लगेगा भाई। राज्यपाल के नाम से यहां पर सचिव या अवर सचिव का हस्ताक्षर होगा, अवर सचिव। खत्म। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पत्र, ये जो पत्र है इसका प्रारूप समझना, क्योंकि देखिए पत्र क्रमांक लिखना बहुत जरूरी है। पत्र क्रमांक लिखना शासकीय पत्रों में इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आप जब RTI के द्वारा कोई सूचना मांगते हैं तो 20 साल तक की सूचना मांग सकते हैं। अब यदि किसी सरकारी कार्यालय में इस पत्र को संभाल कर न रखा गया तो फिर तो आपको डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं पाएगा। तो एक अभिलेख के रूप में क्रमबद्धता लाने के लिए इसे रखा जाता है, पत्र क्रमांक रखा जाता है। इसके बाद दिनांक होगा, फिर मंत्रालय, जिस मंत्रालय के लिए इसे जारी किया जा रहा है, अधिसूचना लिखा होगा, फिर विषय वस्तु राज्यपाल के नाम से ये। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद यदि प्रतिलिपि आप भेज रहे हैं किसी को तो बिल्कुल प्रतिलिपि का यहां पर उल्लेख किया जाएगा, 1 2 3 जितनी प्रतिलिपियां आपको भेजनी है। तो ये प्रारूप होता है, इस प्रारूप में आपको अधिसूचना लिखनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवेदन किसे कहते हैं, इसकी कोई 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, प्रतिवेदन एक ऐसा पत्र का प्रारूप होता है या एक ऐसा पत्र होता है जिसमें किसी प्रकार की जानकारी किसी शासकीय व्यक्ति को या शासकीय अधिकारी को प्रदान की जाती है। इसके असल में देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं प्रतिवेदन। एक व्यक्तिगत प्रतिवेदन होता है जिसे आप डायरी लेखन कहते हैं। व्यक्तिगत प्रतिवेदन जैसे आप डायरी लिखते हैं, है ना, फलाना दिनांक, फलाना स्थान, और फिर आप घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखते जाते हैं। जैसे आप मान लो
राजिम मेला गए हैं तो राजिम मेला के संबंध में आप वहां पहुंचे, फिर आपने जो जो वहां पर गतिविधियां देखी है उन सब का क्रमबद्ध वर्णन जो है ये व्यक्तिगत प्रतिवेदन के अंतर्गत होता है। इसको आप डायरी लेखन भी कहते हैं। दूसरा जो होता है ये सांगठनिक प्रतिवेदन होता है। सांगठनिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन तब होता है जब मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, और एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन के दौरान आप देखिएगा कि जो चीफ गेस्ट आए होते हैं उनको अपने संस्थान के बारे में बताया जाता है। तो वो जो प्रतिवेदन लेटर फॉर्मेट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सांगठनिक प्रतिवेदन, यानी एक संगठन के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिवेदन, ये सांगठनिक प्रतिवेदन होता है। और तीसरा होता है जांच संबंधी प्रतिवेदन, जिसको आप पंचनामा बोलते हैं ना, जांच संबंधी प्रतिवेदन। जैसे मान लो आप किसी स्कूल में शिक्षक हैं, आप उस स्कूल में शिक्षक हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की बार बार शिकायत आ रही है कि सर हमारे खाने में ऐसा होता है, ये खराबी है, वो खराबी है, बासी खाना परोसा जा रहा है, तो ये खराबी है, दूसरी और कोई खराबी है, फर्नीचर अच्छे नहीं है, ये सारी। अब प्रधानाचार्य के द्वारा इसका संज्ञान लिया जाता है। अब प्रधानाचार्य आपकी अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगे, जांच करनी होगी ना। पहले तो भारत सरकार में सीधी सी कहा जाता है भारतीय संविधान में कि भाई पहले अपराध का पुष्टिकरण होना चाहिए, तो यहां पर भी गलती है तो उसका पहले पुष्टिकरण होगा। तो आपकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति के द्वारा उस अल्पाहार गृह में यानी हॉस्टल में आप जाकर के देखेंगे, है ना, वो जो कैंटीन है वहां पर आप जाकर के देखेंगे कि भाई हाँ वाकई में यहाँ पर कोई खराबी है क्या, क्या यहाँ पर खाना पुराना मिलता है, क्या यहाँ पर दीवारों पर छिपकलियां घूम रही हैं, क्या यहाँ पर चावल में पताड़ी या किसी अन्य प्रकार के कीड़े निकल रहे हैं, या क्या यहाँ पर दुकान वाले को कोई नुकसान हो रहा है क्या छात्रों के व्यवहार से। तो सभी का एक संतुलित आप ब्यौरा तैयार करेंगे और उस ब्यौरे को आप जब प्रिंसिपल को देंगे, प्रिंसिपल को देना होगा ना आपको अपनी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट जिस फॉर्मेट में देंगे उसे कहा जाता है जांच संबंधी प्रतिवेदन। इस प्रतिवेदन में क्या होगा, इस प्रतिवेदन में दिनांक होगा, पत्र क्रमांक होगा, है ना, दिनांक होगा, पत्र क्रमांक होगा, इसके बाद उस कार्यालय का नाम होगा जिस कार्यालय में कार्यरत हैं आप, इसके बाद आप अपने संगठन के बारे में बताएंगे, समिति के बारे में बताएंगे कि हाँ भाई ये शिकायतें आई थी तो इस कारण से ये समिति गठित की गई है, इस समिति में ये मेंबर हैं। इसके बाद इस समिति ने अपने इस शिकायत के संबंध में क्या क्या जांच कार्यवाहियां की है उन सब के बारे में बताएंगे और अंत में आप बताएंगे अपना निष्कर्ष। और निष्कर्ष के फिर ठीक नीचे जितने मेंबर हैं उन सब के नाम, हस्ताक्षर और पद नाम होते हैं। तो इनको कहा जाता है, इस फॉर्मेट को कहा जाता है जांच संबंधी प्रतिवेदन। तो जांच संबंधी प्रतिवेदन जो है ये थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा लेंथी फॉर्मेट होता है। ठीक, चलिए, तो इसकी 3 प्रमुख विशेषता तो याद रखिएगा। पहली विशेषता इसमें आप बोल सकते हो प्रतिवेदन की कि प्रतिवेदन जो होते हैं वो सदैव अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। दूसरा, प्रतिवेदन की और विशेषता ये होती है कि भाषा शैली बहुत ही सरल होती है, सुगम्य होती है ना, बोधगम्य होती है। तीसरा, प्रतिवेदन के अंतर्गत आप ये भी लिख सकते हो कि भाई प्रतिवेदन में जो भी चीजें लिखी जा रही है वो प्रमाण के साथ लिखी जाती है, अन्यथा बातें नहीं लिखी होती हैं। तो प्रतिवेदन जो है ये इन आधारों पर कसा हुआ एक पत्र होता है भाई। ठीक, चलिए अगला है महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। देखिए वार्षिकोत्सव चल रहा है आपके महाविद्यालय में और चीफ गेस्ट आए हुए हैं, उनको पढ़ करके सुनाया जो जाता है ना, जो पढ़ के सुनाया जाता है वही क्या है, एक प्रतिवेदन है। आपने सुना होगा कि हमारा ये महाविद्यालय वर्ष इतना से निरंतर छात्र हित में कार्यरत है, हमारे विद्यालय से या हमारे महाविद्यालय से इस क्षेत्र में इतने अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, इतने खिलाड़ी बन चुके हैं, इतने डॉक्टर बन चुके हैं, इतने इस क्षेत्र में जा चुके हैं। तो इन सब का एक ब्यौरा जो है वो दिया जाता है। ठीक, तो बहुत आसान सा फॉर्मेट होता है, बहुत आसान सा फॉर्मेट है। यहां पर इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करें तो
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद वाला सेक्शन है, बहुत आसान आता है, कठिन बिल्कुल नहीं आता। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हैज बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। समाचार पत्र पढ़ना हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन चुका है। ऐसे ही आपको ये पूरा पैराग्राफ बनाना है, लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। मैंने आपको कहा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका आपको कार्यालयीन अंग्रेजी में पता होना चाहिए, है ना। जैसे कार्यालय शब्द को क्या बोलते हैं, टिप्पणी को क्या बोलते हैं, सहमत होने को क्या बोलते हैं, आदेश को क्या बोलते हैं, जारी करने को क्या बोलते हैं। इसी प्रकार मामला को क्या बोलते हैं, विचाराधीन शब्द को क्या बोलते हैं, है ना। इस प्रकार आपके जो कार्यालयीन शब्द हैं उनसे संबंधित अनुवाद आपको पूछा जाता है। बहुत आसान होते हैं, लेकिन यदि आप व्याकरण में थोड़े से कमजोर हैं तो आप यहाँ पर गलतियां करते हैं। और व्याकरण की गलतियां देखिए, जब ये वाक्यों के अनुवाद की गलतियों की बात करें तो यहाँ पर यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपके आंसर को काट दिया जाता है, यहाँ पर अंक नहीं दिए जाते हैं। तो जरूरी है कि आप इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और बिल्कुल यहाँ से पूरे अंक अर्जित करने का प्रयास करें। तो ये थे हिंदी भाषा के वर्ष 2018 के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में आगामी वर्ष के प्रश्नों को लेकर। हमने इस वीडियो में 2018 के प्रश्नों का विश्लेषण किया। आगामी वीडियोज में हम 2019, 20 और 21 के प्रश्नों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।